हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इतिहास के जो बिहार डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीपीएससी तैयारी 4 में भी, और उसके लिए भी आप इसको अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा, फ्रांसीसी की जो क्रांति है किस वर्ष हुई है, किस वर्ष फैली या हुई, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये हुआ था 1789 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो फ्रांस की क्रांति से और भी इसके बारे में अगर हम बताएं तो इस समय जो फ्रांस का शासक था वो कौन था? फ्रांस का शासक, तो फ्रांस का शासक था उन दिनों लुई 16वां। ठीक है, 16वीं भी बोलते हैं। इससे पहले इसमें फ्रांस की क्रांति से और अगर हम आपको फैक्ट बताएं तो इसमें पूछता है कि लुई 16वां शासक कब बना था। तो ये बना था 10 मई को, यानी 10 मई, ठीक है, 1774 में बना था। ठीक है, चलिए उसका अगर ये पूछते कि इसका जन्म कब हुआ था, तो जस्ट इससे 20 साल पहले ही जब बना था, तो 20 साल का आयु में ही बैठ गया था इस गद्दी पर। ठीक है, तो सही मायने में देखते तो 1754 में इसका जन्म हुआ और 1774 में बैठ गए, 20 साल के बाद गद्दी पर ये बैठता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है? तो मैं बता दूं कि लुई 16वां का जो दादा था, लुई 14वां, उनका ये कथन था, यानी कि लुई 14, इनका जो ये है, ये डायलॉग मार के गए थे कि मैं ही राज्य हूँ और जो मैं डिसीजन लूँगा वही सही होगा और वही आपको मानना भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आएगा कि ये भी पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक चला, ये भी पूछता है। तो ये अगर आपको बता तो ये 1789 यानी जो 89 है, इससे यहाँ से लेकर के पूरा 10 साल तक चला था, ये 99 तक चला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में मैंने देखा था कि पूछा था कि फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चला। तो उसके बाद नेपोलियन आ जाता है फ्रांस में। ठीक है, 79 के बाद, और वो नेपोलियन संहिता लाता है। ठीक है, 1804 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किसने दिया था, यानी किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी क्रांति से? हालांकि ये आपको डराने के लिए लिख दिया है, वहाँ पे जो एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी में आप जाओगे तो वहाँ लिखा है कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा किसने दिया है? तो ये जो है आपका नारा रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। किससे? रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा दोस्तों, रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। चलिए, कई बार ना आपको यहाँ पे रूसी क्रांति की जगह सोवियत संघ लिख देगा। ठीक है, रूसी क्रांति ना लिख के क्या लिख देगा? सोवियत संघ। ठीक है, तो इसलिए आप डरना मत, आप तो खोजेगा रूसी क्रांति का, यहाँ पे दे देगा सोवियत संघ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर हम जुड़ा हुआ फैक्ट बता दें तो इसका पूरा जो नारा था, विश्व दुनिया के मजदूर एक हो, आपके पास आपकी अपनी चैन के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये पूरा नारा था। ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग अमेरिकी क्रांति की बात करें तो वो कुछ क्रांति बताता हूँ। जैसे अमेरिकी बी में है अमेरिकी क्रांति, ये है अमेरिकी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति तो बताएं कि 1789 से कब तक चला था? 1799 तक। और अमेरिकी क्रांति कब से कब चला था? जो 1765 में स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए, आपको बताए थे 1765 में एक एक्ट आया था जहाँ पर चाय जो है अमेरिका में जाता है, स्टाम्प एक्ट, वहीं उसी का हम लोग, उसी के बाद से ये क्रांति आया था। चाय फेंक दिया था अमेरिका, और अमेरिका के जो रेड इंडियन होते हैं वो लोग चाय ईस्ट इंडिया कंपनी का फेंक देता, तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होता है। और ये ख़त्म कब हुआ? 1783 में। ठीक है, 1765 में जो वॉशिंगटन थे वो अचानक से ये बोल देते हैं, मतलब हम लोग कैसे हुआ, हम लोग का सही मानने में आप भारत में भी देखोगे ना, तो हम लोग जो है वो आज़ादी मनाते हैं 1948, मतलब 47 को, 1947 में मनाते हैं। ठीक है, वास्तव में हमारा देश जो है ना, सही मायने में देखें जिसे अमेरिका मनाता है, तो हम लोग जो आज़ाद हुए थे वो 26, क्या देखिएगा, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग इस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, स्वाधीनता दिवस। तो ठीक ऐसे ही अमेरिका भी जो है ना, सन 1765 में, कब? 1765 में
आज़ाद हो गया था। हालांकि पूरी आज़ादी वहाँ पे उस समय भी अंग्रेज वो लोग को घेरे हुए था, परंतु वो अचानक से बोलता है एक दिन 1765 की एक सुबह ऐसा होता है कि लोग बोल देता है, वाशिंगटन जो है वो बोल देते हैं कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, आज से हम लोग आज़ाद हो गए हैं, भले तुमको भगाने में हमको कुछ समय लग जाए। ठीक है, तो सन 1783 है, हम लोग कब सन 1783 इस समय भगा दिए थे वो। ठीक है, तो कम्प्लीटली अगर आज़ाद बोले तो वो 1783 में हुए हैं, पर वो लोग मनाते हैं अपना 1765 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या है? बात किसी करे समाहर्ता का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये सही है। दोस्तों बता दूं, समाहर्ता का मतलब होता है, मतलब उन दिनों जो है मौर्य काल में, हम लोग आज इसको समाहर्ता तो आज भी है, लेकिन आज हम लोग इनको बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में अगर हम लोग ईडी भी बोलते हैं, ईडी। ठीक है, तो ये उन दिनों इसको समाहर्ता बोला जाता था, उन दिनों समाहर्ता बोला जाता था, क्योंकि उन दिनों इनका काम था सभी किसानों से या राजस्व से टैक्स वसूलना। क्या था? टैक्स वसूलना इनका मुख्य काम था। ठीक है, तो इसीलिए उनको समाहर्ता बोलते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, संग्रहण एवं प्रभारी अधिकारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सही पूछ रहा है कि सही नहीं है, कभी कभी ना सही नहीं भी बोल देगा, आपको लगा सही पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो ये कथन तो बिल्कुल सच है। दूसरा पूछ रहा कि भारत की ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों से परामर्श किए बिना युद्ध में शामिल हो गया, तो ये भी बिल्कुल सच है। याद कीजिए, इसी के कारण हुआ यह था कि ये जो युद्ध 1939 में, इस समय महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भी और दूसरा विश्व युद्ध में भी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भी महात्मा गांधी ने कहा था कि हम लोग यहाँ से, भारत से सेना प्रथम युद्ध में भाग लेने गया था, ब्रिटिश की तरफ से, नहीं ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध में भी ये हुआ था कि भारत की जो ब्रिटिश सरकार था वो भारतीयों से पूछा भी नहीं और युद्ध में शामिल हो गया, और यहाँ का सेना को वहाँ पर लड़ने के लिए भेजा जाने लगा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग देखें तो कौन सा कथन है सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसके आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, बात इसका कर रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ये याद रखिए कि कहाँ से शुरू हुई थी, तो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। पूछ देता है कि औद्योगिक क्रांति के जनक कौन है, तो इंग्लैंड है। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ये जो है क्रांति फैल गई थी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसकी जो शुरुआत है ना, वो भाप इंजन से शुरू हुआ था। किससे? भाप इंजन की आविष्कार से। जैसे ही भाप इंजन का आविष्कार हुआ जेम्स वॉट के द्वारा, उसके बाद पूरे विश्व में, मतलब आवागमन में क्या हुआ कि हुड़ मच गया। सही मायने में देखें तो एक देश दूसरा देश से सामान लाने, आयात निर्यात में बहुत ही क्या हो गया, सुविधा हो जाता है। भाप इंजन का वीडियो हम आपको दिखा दे, तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि भाप इंजन कैसा हो। ये है आपका भाप इंजन। इसका आविष्कारक कौन किए थे? अगर पूछ देता है कि इसका आविष्कारक कौन है, तो जेम्स वॉट। ठीक है, इसके साथ साथ और अगर भी बोल दें कि पूछता है कि टेलीफोन का, अगर बोलें कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, तो ग्राहम बेल, सबको पता है। ठीक है, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सब याद रखिएगा, ग्राहम बेल। हालांकि रिवीजन सीरीज है। बिजली के बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। हवाई जहाज राइट ब्रदर, ये दोनों बताए थे, दोनों भाई पागल थे। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ की खोज कर दिए थे। इनके घर में कोई मेहमान तक नहीं जाता था। पूरा मतलब गांव में हल्ला ये था कि दोनों भाई जो है वो पागल हैं। एक बार हुआ था ये कि मतलब इनको कुछ भी हाथ में मिलता था ना, तो ये क्या करते थे, उसको उड़ाने का कोशिश करते थे। कई बार मेढक में मतलब सुई वही भोंक कर उसको उड़ाने का कोशिश करते थे बार बार। इनके एक बार हित में इनके घर में कोई परिवार जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको पूछता है कि अंकल आप उड़ सकते हैं, तो बोलता है नहीं। तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो बार बार पूछता है, तो बोलता है हाँ हम उड़ सकते हैं। तो उड़ के दिखाएंगे, उड़ के दिखाइए, तो वो उड़ नहीं पाते एक्चुअली में। तो क्या करते हैं, ये ढकेल देते हैं कि अंकल को ढकेल देंगे छत पर से, तो अपने उड़ने लगेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कहानियाँ इनके बारे में मिलता है। तो याद रखिएगा, राइट ब्रदर नाम क्या था इनका, मेन इंपॉर्टेंट राइट ब्रदर। मालूम चला कि आपको कहानियाँ याद हो गई और वो याद नहीं रहा। मेन राइटर का नाम, मतलब आविष्कारक के नाम राइट ब्रदर।
2 भाई थे इसलिए ब्रदर्स लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा कि जो ताना भगत हैं, ताना भगत आंदोलन का बात कर रहे हैं, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड के अन्य किस आंदोलन के साथ हुई थी? तो इसका शुरुआत जो है वो बिरसा मुंडा आंदोलन के साथ हुआ था, यानी ए सही इसका उत्तर है। बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में, बिरसा मुंडा के दिन मुंडा विद्रोह को उस समय फेमस था मुंडा विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। ये हुआ था कहाँ? अगर पूछ देखिए हुआ था कहाँ, तो छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार उस दिनों कहा जाता था। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है कि जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा जो थे, इनको कौन सा जेल में बंद करके रखा गया? तो हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, हजारीबाग। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद ये भी पूछता है कि इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1899 में, 1899 में हैजा से हो गया था, जेल में बंद बंद इनको हैजा हो गया था। ठीक है, तो हैजे से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि ताना भगत जो आंदोलन है ये कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखिए कि 1914 में हुआ था। ये ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। उस समय जो है झारखंड है ना, वो उस समय बन गया था, मतलब झारखंड नहीं था, बिहार बन गया था, कल बंगाल से अलग हो गया था बिहार। ठीक है, तो इसीलिए बिहार वाला एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि अब तो है झारखंड में, लेकिन पूछ देगा क्योंकि उस समय ये जो झारखंड है वो क्या था? वो भी बंगाल का ही हिस्सा था। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे ताना भगत लिखा हुआ कि ये ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत कोई आदमी नहीं थे। ठीक है, ताना भगत जो है वो आदमी नहीं था, इसका जो नेतृत्व करते थे वो जतरा भगत के थे, जतरा भगत। ठीक है, ताना भगत जो है इसको कभी कभी टाना भी लिखता है। ताना भगत जो है ये कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक उरांव जनजाति के, उरांव जनजाति, झारखंड का जाति है जनजाति, उरांव जनजाति की एक शाखा था, ब्रांच था ये। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन सा धर्म, इसमें इन्होंने ना एक धर्म अपनाया था। उन दिनों हिंदू जो है, हिंदू लोग जो है इनको आदिवासियों को किनारे करके एकाग्र मतलब साइड करके रखते थे, मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति नहीं था। तो लास्ट में लोगों ने क्या किया था? एक कुड़ुक धर्म को अपनाया था। कुड़ुक पूछता है कई बार कौन सा धर्म से सहमत है? कुड़ुक, कुड़ुक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। कौन सा शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? शहरीकरण, सबसे पहले बताते हैं कि शहरीकरण होता क्या। शहरीकरण का मतलब ये होता है कि उन दिनों मतलब गांव से लोग जब निकल करके केंद्र की तरफ यानी शहर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सुविधा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जब जाके बसते हैं तब उस प्रक्रिया को, जहाँ वहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं शहरीकरण। ठीक है, यहाँ पर कस्बे और शहर बन जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शहरीकरण। तो चलिए देखते हैं कुटीर उद्योग का पतन। कुटीर उद्योग हम लोग वैसे बोलते हैं जैसे कि हम लोग कम बस्ती में रह करके कोई उद्योग बनाना, जैसे कि हम लोग गाँव, ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा कौन सा कारण, मुख्य जो कारण नहीं है शहरीकरण होने का, कौन सा कारण नहीं है? तो सबसे पहले तो कुटीर उद्योग का पतन। तो सच बात है, गांव में जो है छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं जैसे अगरबत्ती बनाना, ये सब इस प्रकार के जो मतलब उद्योग होते हैं ये बंद होने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका कारण होता है लोग जो है यहाँ पे मतलब काम का अभाव हो जाता है, जिसके कारण लोग केंद्र में जाकर बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तेजी से नहीं, ये हम लोग अगर सही मायने में देखें तो शहरीकरण का एक मुख्य मतलब जहाँ पे शहरीकरण होगा वहाँ पे तेजी से जनसंख्या तो अवश्य बढ़ती है। आप अगर किसी भी राज्य की राजधानी को उठाकर देखो, वहाँ पे जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, गाँव में कम, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो आगे, बढ़ती कीमतें, ये सच है, बढ़ती कीमतें, अगर गांव में ही कीमतें बढ़ने लगेंगी तो क्या शहर में नहीं बनेगा? तो ये शहरीकरण होने का ये नहीं है कि गांव में कीमत बढ़ गया इसके लिए लोग निकल के शहर में बाहर गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, गांव में राज्य मतलब शहरों के मुकाबले जो है वो कम ही होता है महंगाई। ठीक है, डी में अगर हम लोग देखें तो आवश्यक सुविधाओं का अभाव, बोल रहा कि एक शहरीकरण बढ़ने का ये भी कारण है, मुख्य कारण नहीं है। तो ये तो है, ये गांव में जो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाता, जिसके कारण लोग क्या कहाँ जाते हैं? शहरीकरण मतलब केंद्र की तरफ जाते हैं। तो ये है, सही मायने में देखें तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। बढ़ती कीमतें ये नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ की। रबी फसलों के सही संयोजन को चुने। कौन कौन सा रबी फसल है? ठीक है, तो गेहूँ, मक्का, जौ, गन्ना। आप फिर बताएगा कि इसमें से कौन कौन है? गेहूँ, सरसों, जौ, चना। तो आपका सबसे ज़्यादा बेटर तो बी है इसका सही आंसर। क्या
गेहूँ, सरसों, जौ और चना। आप देखिएगा गांव में अगर जाइएगा तो गेहूँ के खेत में ही सरसों बुना होता है ना, जौ भी साइड साइड में, चना अलग से। ठीक है, ये सब कब मिलता है, कभी कभी पूछा कि रबी फसल कब से कब तक चलती है, तो ये जो है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मानचित्र दूरी से संबंधित भू दूरी का कौन सा अनुपात मापन की इकाई से स्वतंत्र है? तो इसका सही उत्तर है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न सबसे पहले बोल देते हैं कि आपको कहते किसको है। तो जब कोई माप की इकाइयों से स्वतंत्र संबंधित जमीनी दूरी के मानचित्र की दूरी का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम लोग निरूपक भिन्न बोलते हैं। इसको ना कभी कभी प्रतिनिधि कारक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रतिनिधि कारक। ठीक है, प्रतिनिधि कारक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको, तो मान लिया कोई नक्शा है, तो उसके पैमाने, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें भी पैमाना के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि अगर मानचित्र में दिल्ली से मुंबई जो है महाराष्ट्र, दिल्ली से अगर जो महाराष्ट्र है वो मान के चलते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सॉरी। तो रियल में इसको मतलब जो प्रतिनिधि जो भिन्न है, इससे हम लोग को पता चलता है कि एग्जैक्ट में 55 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर कैसे 55 किलोमीटर होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर हम आपको बताएं तो फॉर्मूला होता है कि पूछ देगा आपको कि निरूपक भिन्न कैसे निकालें, तो निरूपक भिन्न, इसका निरूपक भिन्न को शॉर्ट फॉर्म में ना आरएफ बोलते हैं, आरएफ। तो आरएफ बराबर मानचित्र की दूरी, ठीक है, और इसको बट्टा में हम लोग जो है जमीन का वास्तविक संगत दूरी, हालांकि इतना आपसे डीपली नहीं पूछेगा, जमीन की संगत दूरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में ए में है क्या, वर्षा, दूसरा में स्थलाकृति, मिट्टी, तापमान और ऊंचाई। अब बोल रहा है कि कौन सी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है, उपरोक्त में से इसमें से कौन सी जो है जो किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। ठीक है, हम लोग यानी नेचर को जो है वो प्रभावित करेगा। इसमें से क्या वर्षा जो है वो प्रभावित कर सकता है, क्या स्थलाकृति जो है वो प्रभावित कर सकता है, क्या तापमान या मिट्टी ऊंचाई जो है प्रभावित कर सकता है, कौन कौन सा आपको मतलब बताना है कि इसमें से क्या उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो सही मायने में अगर हम लोग देखें ना, तो इसका सही उत्तर आपके हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से देखें तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि वर्षा जो है पानी अगर नहीं होगा तो नेचर पे प्रभाव पड़ेगा। स्थलाकृति कौन सी, वहाँ पे बनावट जो है, अगर वो हिमालय पर है तो वहाँ पर अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, है कि नहीं, अगर वो रेगिस्तान है तो वहाँ पे अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो ये स्थलाकृति भी मैटर करता है। मिट्टी, ये भी सही बात है, मिट्टी तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद तापमान, तो तापमान भी इस चीज़ में कहाँ पे कितना तापमान होना चाहिए ये भी मैटर करता है। उसके बाद ऊंचाई, अभी बताएं हिमालय और पृथ्वी वाला, तो लगभग सभी हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है, पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और इसको आप VVI की रिपोर्ट में रखिए कि शुरू से यानी कौन सा चलते आ रहा है ऊर्जा का जो कभी ख़त्म ना हो, तो वे है धरती पर अगर हम लोग बोलें तो वह है नाभिकीय ऊर्जा, जो कभी पारंपरिक स्रोत शुरू से चलता आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम फैक्ट बोलें तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, तो परमाणु जो नाभिकीय ऊर्जा बोले ये भी आ सकता है। उसके बाद प्राकृतिक गैस आ सकता है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस। ठीक है, उसके बाद आपको तेल भी आ जाता है, खनिज तेल, मिट्टी का तेल, कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद कोयला। ठीक है, तो ये सब जो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं और इसको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सही मायने में अगर हम देखें तो ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में है, परंपरा मतलब कि पारंपरिक स्रोत बहुत पहले से चलता आ रहा है,
ठीक है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पनबिजली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब पारंपरिक स्रोत ही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सही, सबसे पहले बता दें इसका सही उत्तर क्या था, डी। ठीक है ना, डी। आगे, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये बिहार डीएलएड के लिए सो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा राउरकेला बंदर मतलब स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक में है। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग, हल्दिया, ये हल्दिया WB यानी वेस्ट बंगाल में है। तो ये बात क्या कि इसका उड़ीसा का। विशाखापट्टनम ये साउथ में है, दक्षिण भारत में है, तो ये तो होगा भी नहीं, न ये होगा। कांडला ये गुजरात में पश्चिम की तरफ है। बचा क्या, बचा सिर्फ एक मात्र पारादीप। तो सही आंसर क्या होगा, पारादीप। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, 512 किलोमीटर इसका लंबाई है। उसके बाद विशाखापट्टनम अभी बताएं आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो सिकंदराबाद की तरफ, वो तकरीबन 776 किलोमीटर के आसपास में है। ये पूर्वी तट पे, मतलब सही में कोरोमंडल तट पे विशाखापट्टनम की तरफ में है। कांडला बताएं गुजरात के कच्छ जिला में, सबसे किनारा पाकिस्तान से सटा हुआ साइड में है। ठीक है, तो पारादीप जो है ये उड़ीसा के कौन सा, पूछ देता कभी कि कुछ जिले में है, तो जगत सिंहपुर जिले में है। कौन सा जिला में, जगत सिंहपुर जिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। अभरक, मुंगेर, सोना, गया, डोलामाइट, किशनगंज, पेट्रोलियम, रोहतास। सही नहीं हो सकता इसमें से। ये भी आपसे पूछते कि कौन कौन सा सूची जो है कौन किसका क्या होगा। ठीक है, इस तरह में ना इसको हम लोग निंजा टेक्निक से बोलते हैं कि किस तरह से इसको हटाना। इसमें से 4 है, इसमें से अगर आपको एक भी याद हो जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमको याद है कि सोना जो है ना, सोना वो मुंगेर में मिलता है। तो 2 का 1, तो हम पहले देखेंगे कि 2 का 1 कौन सा ऑप्शन में है। 2 का 1, 2 का 4, 2 का 2, 2 का सी। सीधे हम लोग क्या करें, नहीं एक भी अगर आपको इसमें से याद है तो आप आसानी से मार सकते हैं। बी का 1 एक ही में मिला, तो सही आंसर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बताते हैं। डोलामाइट जो है ना, हालांकि डोलामाइट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। अगर बात हम लोग बिहार में करें तो बिहार में आपको कहाँ मिलेगा, रोहतास में मिलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम का अगर हम लोग बात करें तो ये मिलता है किशनगंज में। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित, मतलब वनों से सर्वाधिक वन आच्छादित, मतलब वनों से घिरा हुआ है। कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा वनों से घिरा हुआ है, तो ये एक ही है भाई, कैमूर जिला। कौन सा जिला, कैमूर जिला। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला कोई जिला है तो वह है कैमूर। और दूसरा नंबर पे आता है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। बिहार अगर पूछ दे कि कम वन क्षेत्र वाला कौन है तो शेखपुरा, शेखपुरा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति पर अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उस जबरदस्ती उस पर नहीं कर सकते हैं कि आप तुम्हारा गवाह बने। तो ये था 1 और 2, तो यहाँ पर दोनों सही है, यानी कि ये भी सही है। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा, एक ही वो सजा किया, बार बार उस पर गुना, हाई कोर्ट भी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर दिया, ये नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल जो था क्या था, ये फर्स्ट वाला सही था और ऑप्शन ए सही है और बी भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो इसी के साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेट में। अलविदा।